दुनिया में ऐसी कम ही जंगें हैं जहां पर एक छोटी सी फौज ने एक बहुत बड़ी आर्मी को शिकस्त दी हो। आज हम एक ऐसी जंग के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी हिकमत अमली आज पूरी दुनिया के मिलिट्री जीनियस पढ़ते हैं। और इस जंग के नाम पर एक ओलंपिक्स में पूरी गेम बढ़ाई गई जिसमें एक बहुत बड़ी रेस दौड़ी जाती है जिसे हम सब जानते हैं कि मैराथन। हम आज बैटल ऑफ द मैराथन की बात करने वाले हैं, एक बहुत बड़ी जंग जिसने ना सिर्फ जंगी तारीख बदली बल्कि उसमें एक तरीकेकार और ऐसे ऐसे टैक्टिक्स निकाले जिसे दुनिया समझती है। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 490 BCE में, जब पर्शियन अंपायर का किंग डारियस द फर्स्ट एक फौज रवाना करता है। ये फौज 600 शिप्स पर मुश्तमिल थी जिसमें 26,000 एक ट्रेन डिसिप्लिन्ड सोल्जर थे। इसका ऑब्जेक्ट बड़ा क्लियर था कि उन्होंने अरेटिया और एथेंस को डिस्ट्रॉय करना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या थी, आखिर वो क्यों ऐसा चाहते थे। इसकी वजह यह थी कि जो अंपायर था, पर्शियन अंपायर, वो एक्सपैंड होता जा रहा था। तो जहां आज मॉडर्न डे टर्की है, वहां पर वेस्ट की साइड पर एक छोटा सा सिटी स्टेट था आयोनिया। उनके लोगों ने मुखालफत की पर्शियन अंपायर की, उनके एक्सपेंशन की कि वो उन पर काबिज क्यों हो गया। तो लोगों ने रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने हेल्प मांगी एथेंस और इरिटिया से। अब ये दोनों जो सिटी स्टेट थे ये यूनान के थे। इन दोनों ने हेल्प की, रिवॉल्ट की। ये रिवॉल्ट तो बुरी तरह कुचला गया, लेकिन इस कैंपेन में इन दोनों सिटी स्टेट्स ने एक पर्शियन अंपायर का सिटी सार्डिस को पूरी तरह जला दिया। अब डारियस के दिमाग में ये चल रहा था कि आखिर ये हमारे इंटरनल मैटर में क्यों पंगा ले रहे हैं। तो उसने ये बना लिया दिल में कि वो इन पर अटैक लाजमी करेगा। अब हिस्टोरियन कहते हैं ये एक अकेली मोटिवेशन नहीं थी डारियस की, वो अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना चाहता था वेस्ट की तरफ से, यूरोप में। सो ये एक वजह मानी जाती है उसकी इस कैंपेन की जो उसने ग्रीक की तरफ शुरू की। सो अब ये जो कैंपेन थी ये चलना शुरू कर देती है इस सी के जरिए, और रास्ते में जो छोटे छोटे आइलैंड्स होती हैं उनको भी कैप्चर करती है ताकि उनकी सप्लाई लाइंस डिस्टर्ब ना हो, अपने सप्लाई लाइंस को पूरा करने के लिए। सो अब ये सबसे पहले पहुंचती है एक सिटी स्टेट अरेट्रिया की तरफ, वही जिसने आयोनियन की हेल्प की थी। ये उसको बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है, उसी तरह बर्न कर देती है, जला देते हैं पर्शियन आर्मी। अब उनका अगला टारगेट था क्लियर एथेंस। सो वो उसकी तरफ मार्च करना शुरू कर देते हैं। एथेंस के नॉर्थ की तरफ एक प्लेन है, यानी कि एक मैदान है मैराथन का। वहां उसकी कोस्ट पर ये जो मिलिट्री होती है, ये आर्मी वहां पे पहुंच जाती है, ये सारे सोल्जर पर्शियन एम्पायर के। इधर से एथेंस के सिटी से भी वो भी अपनी आर्मी डिस्पैच कर देते हैं 11,000 सोल्जर के साथ, जिसमें 10,000 तो थे एथेंस के अपने और 1,000 उनके जो हमसाया था, नेबर्स था, उसकी तरफ से उन्होंने मंगवाए थे, जिसको पलिटिया कहते हैं। सो ये 11,000 के सोल्जर्स अब मैराथन की तरफ जाते हैं। और जब वहां पर वो पहुंचते हैं तो इतने ज्यादा नंबर्स देखते हैं कि इतने बड़े पर्शियन अंपायर से हम कैसे लड़ेंगे, इतनी ज़्यादा इनकी आर्मी और हम इतने थोड़े, और उनके पास घोड़सवार दस्ते, उनके पास तीरंदाज, और हमारे पास क्या, सिर्फ ये इन्फेंट्री। हाउ इट्स पॉसिबल। अब जो एथेंस आर्मी थी उसमें 10 जनरल्स थे, हर एक ट्राइब्स का अलग अलग जनरल्स था। उन सब का एक जो सीनियर जनरल्स था कैलेमिक्स, वो माना जाता था वहाँ पर टॉप, लेकिन वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। वहाँ पर उन्होंने जो ज़्यादा कमांड दी थी वो एक और जनरल्स को दी थी जिसे कहते थे मिलिटाइट्स। अब मिलिटाइट्स का क्या मसला था, वो पहले पर्शियन आर्मी में सर्व कर चुका था और वो जानता था कि पर्शियन कैसे लड़ते हैं, उनको सारे टैक्टिक्स पता थे कि वो कैसे लड़ाई करते हैं। सो इसलिए ज़्यादातर कमांड उसे दी गई कि तुम बताओ क्या किया जाए। बहुत से लोगों ने सजेस्ट किया दूसरे जनरल्स ने कि वी शुड रिट्रीट, हमें जाना चाहिए अपने एथेंस सिटी में, वहाँ दीवारों के पीछे हम लड़ लेंगे, यहाँ पर तो मैदान में मुश्किल है। लेकिन वो कहता है कि नहीं यार, रिट्रीट इज़ नॉट ऑप्शन। सो वो अपना एक मैसेंजर भेजते हैं स्पार्टा की तरफ। वो स्पार्टा को कहते हैं कि पर्शियन आ चुके हैं और अब आप हमारी मदद करें। स्पार्टा कहता है कि नहीं, हम नहीं आ रहे, बिकॉज हमारा चल रहा है एक फेस्टिवल और इसमें हम अब
जंगें नहीं करते। ये एक स्पार्टा को जो वो सुपरस्टिशनरी थी, वो एक तोआम परस्त थे, वो ऐसे फेस्टिवल में कभी भी लड़ाई नहीं करते थे, अपनी कोई भी कैंपेन लॉन्च नहीं करते थे। अब ग्रीक्स अकेले थे, अब वो क्या करते, एथेंस। ऐसे ही चलता रहा, वो एक दूसरे को घूरते रहे, ना उन्होंने अटैक किया ना इन्होंने अटैक किया, स्टेलमेट हो गया। अब प्रॉब्लम ये थी कि एथेंस के लिए तो ये फायदे में थे, क्योंकि वो तो बस वेट कर रहे थे, दिन करीब आ रहे थे जब स्पार्टा का फेस्टिवल मुक रहा था, मतलब खत्म हो रहा था। लेकिन जो पर्शियन थे उनके लिए ये बेनिफिट्स नहीं थे, इट्स नॉट अ बेनिफिट फॉर दैट, बिकॉज जो पर्शियन थे उनको तो फूड सप्लाई जो थी वो मेंटेन रखनी पड़ी थी, उनकी फूड जो थी वो ज़ाया हो रही थी, वहाँ पर खुराक जो थी वो मतलब लग रही थी, और वो कर भी कुछ नहीं रहते। अब होता क्या है कि मिलिटाइज जब देखते हैं ना, सुबह सुबह की देखता है, उसकी नज़र पड़ती है कि जो पर्शियन आर्मी है वहाँ पर घोड़सवार जो दस्ते थे, कैवेलरी थी, वो गायब है। वो जो है वो वापस जो है शिप्स पर सवार की जा रही है। वो कहता है ये क्या हो रहा है। वो कहता है ये बेस्ट टाइम है अटैक करने का। वो अटैक कर देता है, स्टेलमेट टूट जाता है। अब मिलिटाइड्स जो होता है वो अपने इन्फेंट्री को तरतीब देता है। वो क्या कहता है कि फ्लैंक स्ट्रॉन्ग करता है, और जो सेंटर होता है वो थोड़ा थिन रखता है, थोड़ा पतला रखता है। वो मार्च करना शुरू कर देते हैं पर्शियन की तरफ, जहाँ पर पर्शियन आर्मी का कैंप था। 1500 मीटर जब वो दूर होती हैं, 1500 से 500 मीटर तक, वो बड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलती है, बड़े स्लो चलती है। लेकिन जैसे ही वो 200 मीटर करीब पहुंचते हैं रेडियस में, जब जहाँ पर पर्शियन तीरंदाजे के दायरे में वो आ चुके थे, उनके अटैक में आ चुके थे, वहाँ पर वो भागना शुरू कर देते हैं। उधर से पर्शियन तीर फेंकते हैं, जब वो तीर फेंकते हैं वो अपनी ढालों से रोकते हैं और फुल स्पीड से अटैक करते हैं। इतने में तो वो जो आर्चर्स थे उनकी तो वो ख़त्म हो जाती है, वो जल्दी जल्दी तीर लोड ही नहीं कर पाते, ना ही फेंक पाते हैं। यहाँ पर आर्चर्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं। अब पर्शियन क्या करती हैं, पर्शियन जो टैक्टिक्स था, आर्टाफर्नेस और डार्टिस जो उनके फेमस जनरल्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेंटर पे अटैक किया कि यार सेंटर वीक है। जो ही उन्होंने सेंटर पर अटैक किया तो जो एथेंस की आर्मी थी उन्होंने इन्वेलप करना शुरू कर दिया। इन्फेंट्री ने इन्वेलप यानी कि वो साइडों पर आ गया और उन्होंने दरमियान में घेर लिया। जब उन्होंने उनको घेर लिया दरमियान में, वो जो पर्शियन आर्मी थी उन्होंने रिट्रीट करना शुरू कर दिया। वो वहाँ पर पिस गए और वो वापस जाना शुरू हो गए। यहाँ पर जो पर्शियन कैजुअलिटीज थी वो माना जाती है कि 6000 तक थी, और जबकि जो एथेनियंस कैजुअलिटीज थी, पूरी जो ग्रीक आर्मी की थी, उसकी थी 192, और जिसमें वो फेमस जनरल्स यानी कि जो उनका टॉप का था क्लैमिक्स, वो भी मारा गया। अब इसके बाद आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कि वो जो घोड़सवार थे वो लोड कर रहे थे। अब उनका प्लान क्या था, पर्शियन का प्लान था कि हम जल्दी से यहाँ पर अगर हार भी गए तो एथेंस के मेन लैंड पर यानी कि सिटी पर अटैक करेंगे और वहाँ पर मचा देंगे, यानी कि ख़त्म कर देंगे, सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्योंकि जो एथेंस की मिलिट्री है, इन्फेंट्री है, आर्मी है, वो तो यहाँ पर मौजूद है, वो वहाँ पर कैसे पहुँच सकेगी, और जल्दी जल्दी हम वहाँ पर अटैक कर देंगे। यही प्लान था। जो पर्शियन आर्मी थी वो रिट्रीट कर कर अब वापस कश्तियों पर जाना शुरू कर देती है उस तरफ। लेकिन जो एथेंस थे उनको भी पता था कि ये कुछ ऐसे ही करने वाले हैं। वो जल्दी से जल्दी वहाँ पर एथेंस सिटी में पहुँच जाते हैं, और जब पर्शियन पहुँचते हैं वहाँ पर तो देखते हैं कि सामने एथेंस यानी कि जो एथेनियंस आर्मी थी वो वहाँ पर खड़ी है। वो हार मान लेते हैं। जो डार्टियस और आर्टाफर्नेस थे उन्होंने कहा रिट्रीट करो, ये एक फेल कैंपेन है, और वो वहाँ पे वापस चले जाते हैं। तो इस तरह जो एथेंस थे उन्होंने अपने सिटी स्टेट्स को बचा लिया, अपनी पूरी सिटी को। वेट, मैंने आपको एक बात नहीं बताई, मैराथन जो आप जानना चाहते हैं। जो मैराथन की बात है ना, वो ये थी कि जो एक यानी ज़्यादातर तो ये ग्लोरीफाई करते हैं ना, जैसे कि वेस्ट वाले अपनी हर चीज़ को, इसी तरह ये ग्लोरीफाई करने के लिए उन्होंने बनाई हुई है। इसकी कितनी हकीकत है ये कोई नहीं जानता। कि एक जो था मैसेंजर्स जो एथेंस आर्मी ने सेंड किया था एथेंस सिटी की तरफ मैराथन से, ताकि उनको बताया जा सके कि हम जंग जीत चुके हैं। ये 40 किलोमीटर था, और वो भागता भागता गया, और जब वहाँ पर पहुँचा वो इतना थक चुका था, वो सिर्फ एक लफ्ज़ कह सका कि हम जीत चुके हैं, और उसके बाद वो वहाँ पर मर गया, और उसके बाद उसे ग्लोरीफाई किया जाता है।